नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द एकलव्य आईएएस अकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का इस द एकलव्य आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछली हमने कुछ वीडियोज़ में डिस्कस किया आप लोगों के यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम्स के बारे में। यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम्स क्योंकि आयोग ने हाल फिलहाल में एक कैलेंडर जारी किया है जहां पर आपके इस वर्ष जो भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनका डेटा कि कब होने वाले हैं, कब नोटिफिकेशन रिलीज होगा, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उससे गो थ्रू हो जाना है, एक बार उसको देख लेना है और उसमें जो भी आपके काम की चीज़ें हैं हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले द एकलव्य आईएएस अकेडमी में इन क्लासेस से रिलेटेड बैच शुरू हो रहे हैं, इन पोस्ट से रिलेटेड बैचेस शुरू हो रहे हैं। ठीक है, बैचेस की जानकारी के लिए आप अगर देहरादून में हैं तो आप लोग इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देहरादून से बाहर हैं और आप लोग ऑनलाइन बैचेस चाहते हैं तो आप लोग द एकलव्य आईएएस जो ऐप है प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड कर दीजिए। वहाँ पे आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे, या फिर आप द एकलव्य आईएएस अकेडमी साइट पे भी जाएंगे तो आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे, वहाँ पर आप कॉल करके क्या कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इन क्लासेस में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले तो पॉइंटर्स लिखा हुआ है, मतलब आपके पास कुछ नोट्स होने चाहिए। ठीक है ना, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि कंप्लीट फैक्चुअल होंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पीवाईक्यूज पिछले सालों किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपके नोट्स में, आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ठीक है ना, तो क्या फोकस रहेगा, सबसे पहले तो पीवाईक्यू सॉल्यूशंस पे फोकस रहेगा। दूसरा कि न्यू प्रोबेबल क्वेश्चन इन्हीं प्रकार के जो कुछ स्पेसिफिक पिछले सालों आयोग ने क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें ही कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, न्यू प्रोबेबल क्वेश्चंस। नेक्स्ट ऑल फैक्चुअल नोट्स कि उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से हम नोट्स तैयार कर सकते हैं जो आप लोगों के लिए क्या हो, सबसे बेनिफिशियल हो। ठीक है, तीसरा ये, और चौथा न्यू पैटर्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आयोग दिन प्रतिदिन अपना पैटर्न थोड़ा ना थोड़ा पार्शियली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो दैट विल बी आवर फोकस कि किस तरीके से नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, आजकल आप देख रहे हो कि ग्रुप सी में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों? मुश्किल बनाने के लिए। जैसे अभी तक आप लोग देखते हो क्वेश्चन में एक फैक्ट पूछा कि एक्स वाई जेड कहाँ है और एक्स वाई जेड कहाँ है, ए बी सी डी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो दो ऑप्शन दे रहे हैं, दो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एक्स चीज यहाँ है, वाई चीज यहाँ है, इन दोनों में से कौन से ऑप्शन सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो अब आपको दो फैक्ट पता होने चाहिए, इसके लिए आपके पास एकदम क्रिस्प नोट्स होने चाहिए जिससे आप क्या कर सको, तैयारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सको। ठीक है ना, तो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इस सब चीज की जानकारी के लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को या तो साइट विजिट करनी है, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या कॉल कर सकते हैं, आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अदरवाइज आप लोग देहरादून में है तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं प्रॉपर काउंसलिंग के लिए। ठीक है ना, तो हमारे पास कुछ पोस्ट थी, कुछ पे हमने कल बात की, कुछ पे हमने कल चर्चा की। हमने सहायक लेखाकार तक कर दिया था, विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार की भर्ती टोटल हमारे पास 305 पोस्ट हैं जो कि 10 जून 2026 को नोटिफिकेशन आ जाएगा और बता रहे हैं 23 अगस्त तक क्या हो जाएगा, इसका एग्जामिनेशन ये लोग कंडक्ट करा देंगे। ठीक है ना, सेम आपके पास विकास निगम उत्तराखंड में स्केलर की पोस्ट है जो लगभग 200 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है। सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए सब लोग आप तैयारी करते हो, 569 पोस्ट है कनिष्ठ सहायक की। किसकी पोस्ट है? कनिष्ठ सहायक की। ठीक, 569 पोस्ट है। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग विभागों में। ठीक है ना, तो अब फायदा क्या है कि यहाँ पर लगभग 70 to 80% सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। कल भी हमने इस पर बात की थी, सिलेबस आपका वही रहने वाला है जो मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस है। आपके पास हिंदी रहने वाला है। ठीक है, आप लोगों के पास जीके जीएस रहने वाला है। जीके जीएस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन जीके लेवल के पूछ रहा है, कुछ जनरल स्टडीज के लेवल के पूछ रहा है। ठीक है, जीके जीएस थोड़ा बहुत आप लोगों के पास रीजनिंग वाला पार्ट है, और उत्तराखंड वाला पार्ट तो आपके पास प्राइमा फेसी में है ही। ठीक है ना, तो कनिष्ठ सहायक बहुत सारी वैकेंसीज है, बहुत सारी वैकेंसीज। उसके बाद आपके पास है वैयक्तिक सहायक, विभिन्न विभागों में वैयक्तिक सहायक की पोस्ट है
बट ये थोड़ा कम है, 101 है, ठीक है ना, टोटल पोस्ट 101 है, जिसमें 12 अक्टूबर 2026 तक आप लोगों को क्या करा दिया जाएगा, एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ आपके पास पोस्ट है जो डिप्लोमा के बेसिस पे है, ठीक है ना, जो ITI डिप्लोमा के बेसिस पे है, वो टोटल पोस्ट है हमारे पास 78। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, जिन लोगों ने 12th के बाद डिप्लोमा किया हुआ है ITI, उनके लिए कुछ टेक्निकल पोस्ट है आपके पास, नंबर ऑफ पोस्ट है आपके पास 78, जिसका एग्जाम डेट है आपके पास 1 नवंबर 2026, ठीक है ना। तो ये आपके पास स्पेशल टाइगर गार्ड्स, वन आरक्षी, सचिवालय रक्षक, पुलिस आरक्षी, ये जो टोटल पोस्ट है इसके लिए भी बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, वन आरक्षी। बट यहाँ पर सिलेबस थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा साइंस वाला, बेसिक साइंस वाला सिलेबस चेंज हो जाता है। 6 अगस्त को नोटिफिकेशन और 19 नवंबर तक इसका एग्जाम करा दिया जाएगा। फिर आपके पास है साइंस इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो वैकेंसीज हैं वो टोटल आपके पास है 21, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास है स्नातक स्तरीय अहर्ता के पद, मतलब कुछ ऐसे पोस्ट है जिनमें आपके पास ग्रेजुएशन मस्ट है, बिना ग्रेजुएशन के नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो टोटल नंबर है इनके पास 106 और एग्जाम हो जाएगा आपके पास 6 दिसंबर तक। और विभिन्न विभागों में विशिष्ट अहर्ता के पद, मतलब अलग स्पेशल डिपार्टमेंट्स, स्पेशल क्वालिफिकेशंस, 73rd पोस्ट यहाँ पर है 11 सितंबर 2026 टू 20 दिसंबर 2026। तो 2026 का जो आपके पास पूरा कैलेंडर है वो इस प्रकार से क्या किया है, आयोग ने जारी किया है। अब लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ देखी थी, स्पेशलिटी लास्ट क्लास की, कि वहाँ पर हम बेसिक देख रहे थे कि क्वेश्चंस थे, फैक्चुअल भी थे, आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड भी थे। हमने पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट उठाया था, वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमने थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा। आज हम थोड़ा किसके बारे में बात करते हैं, आज हम बात करते हैं थोड़ा इतिहास के बारे में, ठीक है ना, इतिहास के बारे में बात करते हैं। अब मैंने यहाँ से इतिहास के कुछ क्वेश्चंस जो अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग फ्रेम में पूछे जाते हैं, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, उस पर हम थोड़ा बात करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चंस हमें कैसे, किस पैटर्न पर तैयार करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, परेशान करने वाली बात मौर्य, ठीक है ना। तो इतिहास में मौर्यन डायनेस्टी को हम पढ़ते हैं, आप यहीं से कुछ क्वेश्चंस बना सकते हो कि मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। किस डायनेस्टी को इन्होंने हटाया था, तो नंदा डायनेस्टी, महापद्मनंद को हटाया था, ठीक है ना। किसकी हेल्प से हटाया था, विद द हेल्प ऑफ आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य का ओरिजिनल नाम था विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक है ना। इन्होंने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था, ठीक है ना। ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो बन जाते हैं। लेकिन मौर्य डायनेस्टी जैसे ही आपके समझ में आया तो आपको मौर्य डायनेस्टी में एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साथ कभी भी झगड़ा नहीं किया, फेस टू फेस कभी भी उनकी बैटल नहीं हुई, लेकिन इनका युद्ध होता है सिकंदर के एक सेनापति जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है ना। तो सेल्यूकस के साथ इनका क्या होता है, एक युद्ध होता है, ठीक है। अब इस युद्ध में क्या होता है, युद्ध में जो भी रिजल्ट आया, अब रिजल्ट पे फोकस ना करते हुए हम इसके जो कीवर्ड्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो ध्यान रखना है हमको, कि इस युद्ध के बाद सबसे पहले तो जो सेल्यूकस है उसने अपनी बहन हेलेना की शादी किससे कर दी थी, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी, ठीक। कहानी पूरी अलग है लेकिन अभी हमें समझना इतना है। और दूसरा, एक एम्बेसडर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा और बोला कि भाई तू जा, पॉलिटिकल साइंस समझ कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, मौर्य साम्राज्य में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है जाओ और सीखो। उसका नाम था मेगास्थनीज, क्या नाम था, मेगास्थनीज। लेकिन भेजा इसको किसी और काम के लिए था। इसने एक बुक लिखी इंडिगा, जो यहाँ पर सोसाइटी को दिखाती है। भेजा था एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस पढ़ने और वो सोशियोलॉजी पढ़ गया, समाजशास्त्र पढ़ के लिख के आ गया, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो एक चेन में हमें समझ में आ जाते हैं। अब जब ये मौर्य डायनेस्टी खत्म होती है, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी खत्म होती है, लास्ट में बृहद्रथ मौर्य डायनेस्टी का अंतिम राजा था, उसको पुष्यमित्र सुंग मार देता है, उसी का एक सेनापति, ठीक है ना। तो सुंग डायनेस्टी यहाँ से स्टेब्लिश हो जाती है नॉर्दर्न इंडिया में। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत मौर्य के बाद दक्षिण भारत की बात की है, सदर्न इंडिया। तो सदर्न इंडिया में देखो चोल भी थे, पल्लव भी थे, चालुक्य भी थे और सतवाहन भी थे।
लेकिन आप अंदाजा कैसे लगाओगे? सतवाहन बाद में लेटर ऑन नॉर्थ इंडिया में आ चुके थे। बाद में जब धीरे 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 शुंग डायनेस्टी, फिर कण्वा डायनेस्टी हुई, तो कण्वा डायनेस्टी किस में शामिल हो गई थी? बाद में सतवाहन में शामिल हो गई थी। तो लगभग नॉर्थ इंडिया से और साउथ इंडिया तक, मतलब एक्सट्रीम साउथ हटा दें हम, इस रीजन तक पूरा कौन से डायनेस्टी रूल कर रही थी? सतवाहना रूल कर रहे थे। बाकी चोल, चेला, पांड्या, ये पल्लव, ये सब यहाँ पर रूल कर रहे थे। अब सतवाहन डायनेस्टी ने अपना जो एरिया है वो इतना बड़ा कर दिया, तो इससे हम समझते हैं कि सबसे प्रभावशाली राज्य किसका रहा होगा? सतवाहनास का रहा होगा। ठीक है ना? तो हमको ये सब चीजें एक चेन में समझ आनी चाहिए। वो हमें कब आएंगी? जब हमने तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन तो ये रहा, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सतवाहनास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, लिमिटेड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य आप लोगों को एक कोर समझाना है कि पढ़ते कैसे हैं। ठीक है ना? अब गर्त आवास, गर्त आवास समझना पड़ेगा। इंग्लिश में कहते हैं इसको पिट ड्वेलिंग। मतलब आपने देखा एक जगह है, जगह में खड्डा खोदा, और खड्डा खोदने के बाद वहां इंसान रह रहा है, उसको कहते हैं गर्त आवास। ठीक है ना? और बहुत जगह इसको गर्तवास के नाम से भी जानते हैं, गर्तवास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? इस तरीके से जाना जाता है। ठीक, अब मैंने आपको समझा दिया गर्त आवास किसे कहते हैं। गर्त आवास सबसे पहले विशेषता किस टाइम पीरियड की है? किस टाइम पीरियड की विशेषता है भाई? ये है आपके पाषाण काल की विशेषता। किस काल की? पाषाण काल की विशेषता। अब पाषाण काल को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन अभी हम इसको पाषाण काल तक ही रख रहे हैं। ठीक है ना? तो इनमें से कौन सी ऐसी जगह है पाषाण काल की जहां से हमको गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मतलब पिट ड्वेलिंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बहुत जगह से हुए हैं, लेकिन बुर्ज होम हमारे पास क्या है? गुफकराल एंड बुर्ज होम हमारे पास दो ऐसी साइट्स हैं जहां से हमें गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कोल्ड रिवर, चावल। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही कब्र में 3 मानव गाड़ दिए, एक ही कब्र में 3 मानव गाड़ दिए। अच्छा, फिर ये बात हो रही है, देखो ऐसे क्वेश्चन देख के हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिसके दिमाग में ये पता चल गया कि किस टाइम पीरियड की बात चल रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता में भी क्या दफनाए जाते थे? बिल्कुल सही बात है, एंशिएंट पाषाण काल, मतलब स्टोन एज में भी दफनाया जाता था। लेकिन जैसे ही मैंने एग्जाम्पल देखे तो मुझे ये समझ में आ गया कि किस टाइम पीरियड की बात चल रही है। तो ये आपके पास पाषाण काल यानी कि स्टोन एज की ही बात चल रही है। और यहाँ पे दमदमा ऐसी जगह थी जहाँ पर 3 मानव को एक साथ एक ही जगह क्या कर दिया? एक ही कब्र में गाड़ दिया। इसीलिए आपको वहाँ से क्या मिलते हैं? 3 मानव के कंकाल मिलते हैं। ठीक है ना? तो मतलब ये मानते हैं। अच्छा, इससे इतिहासकारों ने बहुत सारी चीज़ें मानी। कुछ लोग ये मानते हैं कि कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर बहुत सारे लोगों को दफनाया गया था। ठीक है? अच्छा, इसका एग्जाम्पल जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे तो R37 हड़प्पा में 37 लोगों को एक साथ दफनाया हुआ था एक ही जगह पर। ठीक है ना? तो ये कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को। अगर यहाँ पर R37 या फिर मोहनजोदारो दिया होता तो यहाँ पर क्वेश्चन की कायाकल्प ही चेंज हो जाती। ठीक है ना? लेकिन हाल फिलहाल हमारे पास आंसर रहेगा दमदमा। ठीक है ना? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? ठीक है, शक संवत, देखो एंशिएंट इंडिया की ही बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। शक संवत, जो आज के डेट में हम जिस संवत को चला रहे हैं, शक संवत, ये किस समय पर शुरू हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए 58 AD, इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो 58 AD, या फिर CE भी लिखा हुआ आ सकता है यहाँ पर, AD CE। AD मतलब एनो डोमिनी, या फिर C मतलब कॉमन एरा। ठीक है, 320 ईस्वी, ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, 606 और ज़्यादा हो गया। ठीक है ना? तो 58 भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। शक संवत शुरू होता है कब से? 78 ईस्वी से। ठीक है ना? AD। ठीक, अब यहाँ पर ये हम समझ गए। अब दिक्कत आती है कि क्या कुछ और ऐसे संवत भी थे क्या? तो अगला ही क्वेश्चन आपको परेशान कर देगा कि विक्रम संवत कब शुरू हुआ था। तो अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ गया कि 78 AD, अगर किसी को याद है तो वो हटा देगा कि ये तो हुआ ही नहीं था। 72 ईसा पूर्व मतलब BC या फिर BCE, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट। 57 BCE या फिर 56 BCE। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 57 BCE, जब से विक्रम संवत हमारे पास क्या होता है? शुरू होता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जिससे हम ये अंदाजा लगाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है
और आगे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्लासेस आपको क्या क्या मिलेंगे मैं आपको बता चुका हूँ। आपको सबसे पहले क्लासेस मिलेंगी, प्लस क्लास नोट्स मिलेंगे, प्लस वीकली टेस्ट मिलेगा आपको। अगर इससे ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत मिलती है, लगती है आपको, तो टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी आपको अलग से। ठीक है ना, तो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करना, मतलब इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तैयारी करना, बेहतर ढंग से अपनी तैयारी करना, तो आप सब लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, पहले इंक्वायरी कर सकते हैं। बैचेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ दिनों में यूट्यूब चैनल पर भी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी तैयारी पैक रखनी है। ठीक है, तो आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।